डिप्रेशन एक ऐसा वर्ड है जो कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम उदास होते हैं या फ्रेंड एंड फैमिली उदास होती है तो बहुत यूज़ करते हैं। इमोशंस आना, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे मूड आपके लो हो रहे हो, हाई हो रहे हो, इज़ वेरी नॉर्मल। पर क्या हो अगर ये सब मूड्स आप पे बहुत लगातार टाइम तक चिपक जाएं? ये केवल नॉर्मल मूड स्विंग्स नहीं होते। उदास होना, सॉरो होना या दुख होना बहुत लंबे समय तक चलता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहते हैं फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसको हम कहते हैं मूड डिसऑर्डर्स। मूड डिसऑर्डर्स बहुत लॉन्ग टर्म होते हैं और ये आपके करियर पे, प्रोफेशनल लाइफ पे, आपके रिलेशनशिप्स को इम्पैक्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करते हैं इन मूड डिसऑर्डर्स के बारे में, क्या उनके सिम्टम्स होते हैं विद सम केस एग्जांपल्स। आइए स्टार्ट करते हैं। My name is Anmol. I'm a mental health practitioner, counselor, psychologist, career coach, life coach, and life skills trainer. I'm here to share my insights and learnings with you to tackle life challenges and attain your highest potential. Let's create balance in your life. हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आस्क लाइफ विद अनमोल, जहां हम डिस्कस करते हैं बातें साइकोलॉजी की, लाइफ की, करियर की। आज का टॉपिक जो हमने चूज़ करा है वो हमारी मेंटल हेल्थ सीरीज़ पे जो मेंटल डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस करे हैं पहले, एंजाइटी, पीटीएसडी, ओसीडी, तो वो आप जाके देख सकते हैं। आज का मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जो हमने डिस्कस कराना है वो है मूड डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर आते हैं डिप्रेशन, आपका आता है साइक्लोथीमिया, डायस्थीमिया एंड बाइपोलर डिसऑर्डर्स। हम इन सब डिसऑर्डर्स को कुछ सिम्टम्स से और कुछ केस स्टडीज से डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे कुछ पॉजिटिव सेलिब्रिटीज जिनको ये डिसऑर्डर्स हुए हैं और उन्होंने अपनी लाइफ में इसको कैसे कॉम्बैट करा है। फिर हम बात करेंगे इनके क्या रूट कॉजेज होते हैं अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, हमको डिप्रेशन, हमको मूड डिसऑर्डर्स होते क्यों हैं। एंड लास्टली वी विल टेल यू सम ट्रीटमेंट टेक्निक्स, क्या मेडिकेशंस या फिर क्या थेरेपी टेक्निक्स होती हैं अपने मूड ऑर्डर्स को ख़त्म करने की। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहली चीज़ आप समझिए, ये होता है इसका स्केल, मूड्स का स्केल। नॉर्मल मूड्स जो होते हैं आपके एक्सट्रीम स्ट्रेस या सैडनेस, फिर माइल्ड सैडनेस होता है, नॉर्मल इमोशंस होता है न्यूट्रल, फिर होता है माइल्ड इमोशंस और एक्सट्रीम इमोशंस और हैप्पी इमोशंस। तो इन स्केल के बेसिस पे ये मूड डिसऑर्डर्स डिस्क्राइब है। नॉर्मल इमोशनल स्विंग्स होना, जैसे कि विमेन के केसेस में उनको जब अपने पीरियड्स होते हैं उस केसेस में उनके मूड स्विंग्स होते हैं, दैट वी डोंट कॉल एज अ डिसऑर्डर। बट अगर किसी के साथ मूड स्विंग्स या मेल और फीमेल हो इस स्केल के एक्सट्रीम एंड पे होने लग जाएं, तब हम उसको कहते हैं मूड डिसऑर्डर्स। पहला डिसऑर्डर जो होता है वो होता है परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। उसको हम ऑल्सो कहते हैं डायस्थीमिया। डायस्थीमिया क्या होता है, जब आपका मूड लो रहने लग जाए। जैसे मैंने जो स्केल बताया, आपका स्केल जो एक्सट्रीम सैडनेस पे आपका स्केल हो और उस सैडनेस का एक रीज़न हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका ब्रेकअप हुआ है, राइट, आपकी शादी टूट गई है, आपने कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं करा है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, राइट, कोई भी एक उदास हो, आपका डाइवोर्स हो गया या आपने किसी लव्ड वंस को लूज करा है, तो तब डायस्थीमिया डेवलप होता है, राइट। ये हम कब कहेंगे आपको डायस्थीमिया है, जब आपको 2 साल हो जाए। तो अगर कोई ये आपको उदासीनता या फिर जो आपका लो मूड है वो 2 साल तक रहे, तब हम करते हैं परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। सेकंड सिम्टम क्या होता है, आपकी एनर्जी बहुत लो रहती है, किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रहता, राइट, पर फंक्शनिंग चलती रहती है, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती रहेगी। लोग अक्सर बोलते हैं मैं ऐसा ही हूँ और इसको नॉर्मल फंक्शनिंग समझ के इग्नोर कर देते हैं इस डिसऑर्डर को। तो एक केस एग्जांपल समझते हैं डायस्थीमिया का। कोलकाता का एक स्कूल टीचर जो रोज़ अपनी क्लासेस तो लेता था लेकिन अंदर ही अंदर हमेशा उदास रहता था। उसकी ज़िंदगी में कोई एक्साइटमेंट ही नहीं थी, एनर्जी और मोटिवेशन जैसे गायब हो गए थे उसकी ज़िंदगी से। दिन काम में निकल जाता पर रात को अकेलापन और बेचैनी चिपक जाती। ये हल्का पर लगातार चलते रहता। उदासी उसकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन गया। जहाँ पे भी वो जाता था, लोगों से मिलता था, लोग कहते थे आप इतने उदास क्यों रहते हैं। एक ऐसा दुख जो कभी पूरी तरह छूटा ही नहीं, राइट।
तो इस केस में क्या हुआ कि उस पर्सन को अपनी बोरियत उसने कभी देखा ही नहीं, उसको उदास रहना बहुत नॉर्मल हो गया। ये केस हो गया हमारा डाइस्थीमिया का। और उसका रीज़न क्या था, जैसे मैंने बताया डाइस्थीमिया का एक रीज़न होता है। अभी मैं आपको डिप्रेशन भी बताऊंगा, डिप्रेशन भी एक मूड डिसऑर्डर है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिप्रेशन एंड डाइस्थीमिया। डिप्रेशन का मोस्ट ऑफ द टाइम आपको रीज़न नहीं मिलेगा, बट डाइस्थीमिया का राइट उसका एक रीज़न होगा। जो लोग नहीं बताते हैं, ये मेजर डिफरेंसेस होते हैं डिप्रेशन मूड डिसऑर्डर में और डाइस्थीमिया या परसिस्टेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर में। पर अगर आप किसी डिसऑर्डर को समझें कि अपने आप को नोन हो राइट, कि मेरे को डाइस्थीमिया है, अब मैं क्या करूँगा, तो मैं आप उस चीज़ के लिए एक रेजोल्यूशन देता हूँ। एक केस एग्जाम्पल ऑफ जेके राउलिंग। जेके राउलिंग आपको सबको पता होगा was the author of the book of हैरी पॉटर। उन्होंने सारी हैरी पॉटर की जितनी सीरीज थी वो लिखी है। उनको हैरी पॉटर लिखते हुए बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल स्ट्रगल्स हुए और उनको परसिस्टेंट डाइस्थीमिया होने लग गया राइट। उनको समझ नहीं आया क्योंकि उनकी बुक कोई ले नहीं रहा था, पब्लिश करने के लिए तैयार नहीं था राइट। वो अपने वर्क के थ्रू होप और रेजिलियंस लेके आई और उसने करेज दिखाया राइट। उसके बाद इम्पैक्ट क्या हुआ, उनकी स्टोरीज के थ्रू मिलियंस ऑफ रीडर्स हुए और उनको इमोशनल कंफर्ट मिला, एक नया एंटरटेनमेंट मीडियम मिला हैरी पॉटर के थ्रू राइट। तो जेके राउलिंग को भी डाइस्थीमिया था, पर वो एक पर्टिकुलर फेज के लिए था। सो आप समझो ये मूड डिसऑर्डर्स जो होंगे एक पर्टिकुलर फेज के होंगे, लॉन्ग टर्म बहुत कम सिचुएशंस में होते हैं राइट। सो मेंटल डिसऑर्डर होना इज नॉट एन इशू, बट अगर आपको उसकी अवेयरनेस नहीं है, आप उसको कोपिंग मैकेनिज्म्स नहीं पता, देन दैट्स एन इशू। सो ये था जेके राउलिंग का पॉजिटिव केस एग्जांपल फॉर योर डाइस्थीमिया और माइल्ड डिप्रेशन भी हम इसी को कहते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ मूड डिसऑर्डर इज साइक्लोथीमिया। जैसे कि आप समझ रहे हैं उसके नाम से, साइक्लोथीमिया साइकिल ऑफ इमोशंस होते हैं। कुछ लोग एक टाइम पे बहुत ज़्यादा लो फेज में होंगे, सॉरी फील कर रहे होंगे, दुखी होंगे, और एक टाइम पे हाइपरमेनिया होगा राइट, आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे राइट। इसको आप कंफ्यूज कर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम मूड स्विंग से राइट, कि आपके तो बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हैं। बट वही क्राइटेरिया कभी डिसऑर्डर बन जाता है मूड स्विंग अगर ये 2 साल तक या 2 साल से ज़्यादा होता है राइट। तो एक पर्सन को अगर बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा खुशी और बहुत टाइम पे दुख, और वो 2 साल से ज़्यादा रह रहा है, देन दैट वी कॉल एज साइक्लोथीमिया राइट। कभी हल्का डिप्रेशन रहेगा, लो फेज रहेगा, और कभी हल्का हाइपोमेनिया आपको रहेगा। एक्सट्रीम लेवल नहीं होते हैं ये राइट, बट फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाती है। जैसे मैंने बताया, काम करने में आपका करियर इंपैक्ट होगा, आपका रिलेशनशिप इंपैक्ट इससे होने लग जाएंगे राइट। सो दैट्स कॉल्ड साइक्लोथीमिया डिसऑर्डर। एग्जाम्पल समझते हैं। जयपुर का एक यंग एंटरप्रेन्योर रमेश, जिसका मूड कभी वीक्स तक हाई एनर्जी रहता था कि मुझे ये टास्क करना है, हमें ये टारगेट्स अचीव करने हैं राइट, एक्साइटमेंट से भरा रहता था। तो कभी दूसरी तरफ उसे उदासी, थकान, एग्जॉशन, बर्नआउट हो जाता था। मैं क्यों कर रहा हूँ राइट, काश मैंने कोई नॉर्मल जॉब कर ली होती। लेकिन ये हाइज इतने एक्सट्रीम नहीं होते हैं कि मेनिया लगे राइट, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हैप्पीनेस नहीं होता, एक्सट्रीम सैडनेस नहीं होता, बट नॉर्मल हैप्पीनेस और सैडनेस होता है राइट। और लोज जो होते हैं मूड के, वो डिप्रेशन नहीं होते। जैसे मैंने बताया, इन दोनों के लोअर केसेस होते हैं, चाहे वो साइक्लोथीमिया हो चाहे वो डाइस्थीमिया हो। फिर भी एक कांस्टेंट मूड स्विंग्स उसके डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप और बिजनेस स्टेबिलिटी को हमेशा इम्पैक्ट करते थे। जैसे मैंने बताया, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में ये चीजें इम्पैक्ट करेंगी, जो कि रमेश के केस में भी हुआ। उनके रिलेशनशिप्स में इम्पैक्ट हो गया। उनकी फैमिली कहती थी आप हमें टाइम नहीं देते, आप ज्यादा फोकस करियर में करते हैं, और जब वो होते थे घर पे तो वो लो फेज में चले जाते थे राइट। उनके बिजनेस में भी इम्पैक्ट हुआ, उनको अच्छे रेवेन्यूज नहीं आए कुछ टाइम तक, कुछ टाइम पर रेवेन्यूज आते थे राइट। तो ये हो गया केस एग्जाम्पल आपका साइक्लोथीमिया। नेक्स्ट डिसऑर्डर होता है मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, या नॉर्मल में हम इसको कहते हैं डिप्रेशन। तो डिप्रेशन के पहले समझते हैं कि सिम्टम्स क्या होते हैं। हर दिन उदासीनता होना, होपलेसनेस होना कि मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, मेरी सिचुएशंस में मैं निकल नहीं पाऊंगा राइट। चाहे आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, रिलेशनशिप में इफेक्ट हो रहा है, ब्रेकअप हुआ है, मैरिज इश्यूज हुए हैं, आपने किसी को लूज करा है, तो वो होपलेसनेस आ जाती है। एनर्जी लेवल कम होता है, मोटिवेशन कम होता है,
एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं होता, चाहे वो आपके पार्टनर के साथ हो, फैमिली के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो। वो चीज़ आपको जो पहले बहुत मज़ा दिलाती थी, चाहे फ्रेंड के साथ गेट टुगेदर करना, फैमिली के साथ गेट टुगेदर करना, पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना, वो चीज़ आपको हेल्प नहीं करेगी, वो चीज़ आपको उतने लेवल की हैप्पीनेस देगी ही नहीं, राइट। कुछ कुछ केसेस में आपका एपेटाइट और स्लीप में चेंजेस आते हैं, जैसे आपका एपेटाइट कम हो जाएगा, कुछ कुछ केसेस में ज़्यादा भी हो जाता है, राइट। और आपकी स्लीप पैटर्न्स बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होंगे, आपको नींद नहीं आएगी, राइट। आपका बहुत ज़्यादा गिल्ट होने लग गया, आपकी सेल्फ वर्थ जो होगी और सेल्फ एस्टीम होगी वो भी कम होने लग जाएगी। और कभी कभी कुछ केसेस में पाया गया है कि आपको सुसाइडल थॉट्स भी आने लग जाएंगे, राइट। और ये इसको हम मेजर क्यों कहते हैं, और डाइस्थीमिया से मैंने बताया भी आपको क्यों अलग है। ये थोड़ा ज़्यादा एक्सट्रीम होता है डाइस्थीमिया से, और डाइस्थीमिया को तो एक रीज़न भी होता है। कभी कभी डिप्रेशन के केसेस में ऐसा होता है कि उसका रीज़न ही नहीं आपको पता होगा, राइट। और ये सिम्टम्स आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आएंगे, राइट, एंड लास्टिंग फॉर द बेटर पार्ट ऑफ द डे। फॉर एग्जाम्पल, आपको सुबह वो थॉट्स आएंगे, दिन में थॉट्स आएंगे, और रात तक वो थॉट्स रहेंगे। अब एक केस एग्जाम्पल समझते हैं। एक 28 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, बैंगलोर से। अपनी हार्ड वर्किंग इमेज के लिए जाना जाता था, लेकिन 2 साल से पहले वर्कलोड का प्रेशर और ब्रेकअप के बाद उसकी लाइफ बिल्कुल बदल गई। रोज सुबह ऑफिस जाना एक बोझ बन गया। हॉबीज़ का इंटरेस्ट ख़त्म हो गया। उसकी जो हॉबीज़ थी, उसको बाहर जाना, क्रिकेट खेलना पसंद था, और वो दोस्तों से मिलने भी जाता था। अब उसको दोस्तों से मिलने का मन ही नहीं करता। धीरे धीरे वो अपने कमरे तक सीमित हो गया, ज़्यादा सोचने लगा, नींद ना आना और होपलेसनेस उसके दिनों का हिस्सा बन गए। यही असली डिप्रेशन का चेहरा बन जाता है, राइट। तो ये था बैंगलोर का एक इंजीनियर की कहानी, राहुल, जिसके साथ ये डिप्रेसिव केस हुआ और ये सिम्टम्स उसको आए। जैसे आप देखेंगे, ये भी आपको 2 साल तक रहेंगे। अब हम बात करते हैं एक पॉजिटिव स्टोरी जो आपने सुनी भी होगी, दीपिका पादुकोण की। दीपिका पादुकोण ने अपने स्ट्रगल्स बताए जब उनको डिप्रेशन के केसेस हुए, राइट। उन्होंने डिप्रेशन ओपनली एक्सेप्ट करा, राइट। अपने स्ट्रगल्स को छुपाने की बजाय उन्होंने बताया कि मुझे डिप्रेशन था, राइट। उन्होंने फिर उसको कॉम्बैट करने के लिए लिव लव लाफ फाउंडेशन स्टार्ट की, जो कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बना दी थी, राइट। इस स्टेप ने, जो दीपिका पादुकोण सामने आई, बहुत सारे लोगों ने ओपनली डिस्कस करा मेंटल हेल्थ के बारे में, और उस चीज़ की अवेयरनेस बढ़ी। इंटरनेशनल सेलिब्रिटी एक और बताऊंगा जिन्होंने डिप्रेशन फेस करा है, दैट इज ड्वेन द रॉक जॉनसन। आप सबने WWE रेसलिंग देखी होगी, वहां पर रॉक को एक टाइम आया था जब वो डिप्रेसिव फेज में गए थे। उन्होंने बहुत सारे अपने मीडिया इंटरव्यूज में ये चीज़ बताई है, राइट। उनको सुसाइड अटेम्प्ट के बाद उन्होंने डिप्रेशन फेस करा। उन्होंने बहुत ओपनली बताया अपने सुसाइड के बारे में, सोशल मीडिया पर ओपनली अपने इमोशंस शेयर करे, सेल्फ केयर और हेल्प सीकिंग को प्रमोट करा कि उनको थेरेपी लेनी चाहिए, मेडिसिन लेने चाहिए फॉर डिप्रेशन, राइट। और हुआ क्या, इससे यूथ पे इस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। नाउ पीपल सी दैट मेन कैन ऑल्सो बी वल्नरेबल अबाउट देयर मेंटल हेल्थ, क्योंकि इंडियन सोसाइटी में नहीं होता कि मेन की मेंटल हेल्थ के बारे में बताया जाए। तो ड्वेन द रॉक जॉनसन ने जब ये चीज़ बताई तो बहुत सारे मेल्स ने उनसे रिलेट करा, और उसके बाद मेल्स में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस चीज़ें बढ़ी। लास्ट मूड डिसऑर्डर होता है बाइपोलर डिसऑर्डर। एज द नेम सजेस्ट, बाइपोलर डिसऑर्डर क्या होता है, साइक्लोथीमिया का एक एक्सट्रीम वर्जन है। जैसे साइक्लोथीमिया में आपको मूड स्विंग्स होते हैं, हाई मूड और लो मूड के। इसमें क्या होता है, एक्सट्रीम मेनिया होगा, इंसान बहुत ज़्यादा खुश होगा, ओवर स्पेंडिंग करेगा, कभी कभी चिल्लाता भी है। और दूसरे केस में एक्सट्रीम डिप्रेशन होता है। सो एक्सट्रीम मेनिया और एक्सट्रीम डिप्रेशन के केसेस को हम कहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर, राइट। सो एक्सट्रीम मूड स्विंग्स में क्या मैंने बताया, मेनिया का मतलब क्या है, हाई एनर्जी होगा, इम्पल्सिवली डिसीजन लेंगे, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो जाते हैं, इम्पेशेंट हो जाते हैं और रिस्की डिसीजन लेंगे, राइट। और आपका डिप्रेशन में क्या होगा, बहुत ज़्यादा होपलेसनेस होना, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, कोई चीज़ में मन नहीं लगता है, राइट। कभी कभी ये भी देखा गया है कि मेनिया एपिसोड में इनको नींद नहीं आती, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी इनमें होती है, राइट। खर्चा ज़्यादा करते हैं, रिस्की रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, इनके कैजुअल रिलेशनशिप्स रहते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर्स वालों को, क्योंकि वो अपनी रिलेशनशिप सस्टेन नहीं कर पाते हैं, राइट। और डिप्रेशन के केसेस में इनकी बहुत ज़्यादा लो एनर्जी और होपलेसनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसका केस एग्जाम्पल समझते हैं। मुंबई का एक थिएटर आर्टिस्ट था राज, जिसका टैलेंट सबको इम्प्रेस करता था, लेकिन उसके मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होते थे।
उसकी ज़िंदगी उस मूड स्विंग्स की वजह से बर्बाद होते होते रह गई। जब मैनिक उनको एपिसोड आता था, हाइपरमेनिया होता था, तो एक टाइम पे 5-6 प्रोजेक्ट्स ले लेता था बिना सोचे। वो लैविश शॉपिंग कर लेता था, बहुत ज़्यादा डेट लेता था, लोगों से उधार लेता था, राइट। और सिर्फ 3 घंटे सोता था जब उसका मेनिया का एपिसोड आता था। पर जैसे ही डिप्रेसिव फेज आया उसका, वो स्टेज से गायब हो जाता था, काम छोड़ देता था और दिनों दिनों तक सोता रहता था अपने घर पे। ना किसी फ्रेंड से कांटेक्ट करता था, ना किसी फैमिली से कांटेक्ट करता था। ये एक्सट्रीम हाईज और लोज की वजह से उसके पर्सनल लाइफ भी इम्पैक्ट हुई और प्रोफेशनल लाइफ भी इम्पैक्ट हुई। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, पॉजिटिव एग्जाम्पल, अगर आपने सुना भी होगा, हनी सिंह जो कि फेमस सिंगर भी हैं, रैपर भी हैं। उन्होंने खुद बताया उनका एक फेज रहा है जहाँ पे उन्हें बाइपोलर डिसऑर्डर डायग्नोस हुआ था, उनके हाई और लो मूड स्विंग्स की वजह से, राइट। उन्होंने मेडिकेशंस ली, उन्होंने थेरेपी ली, एंड नाउ यू सी ही हैज़ कम बैक टू द म्यूजिक इंडस्ट्रीज। उनके बहुत सारे अभी हिट पॉपुलर सॉन्ग्स भी आए हैं, राइट। सो मैं ये नहीं कहता कि आप उसको एक अपना कोर मान लो कि मुझे डिप्रेशन है, मुझे मूड डिसऑर्डर है, मुझे बाइपोलर डिसऑर्डर है, बट आप उसको समझिए और उससे लोगों ने कॉम्बैट भी करा है। आपके सामने एग्जाम्पल भी है, कपिल शर्मा हो गया, दीपिका पादुकोण हो गए, हनी सिंह हो गए, ड्वेन द रॉक जॉनसन हो गए, राइट। तो ये हो गया आपका बाइपोलर डिसऑर्डर। आपको सारे टाइप्स ऑफ मूड डिसऑर्डर्स, डाइस्थीमिया, साइक्लोथीमिया, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, ये चीज़ समझ आई होगी, उनके क्या सिम्टम्स होते हैं, मैंने आपको केस एग्जांपल से बताई। अब समझते हैं मूड डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। तो साइकोलॉजी के हिसाब से अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, तो उनसे समझेंगे। उन्होंने डिफरेंट थ्योरीज दी गई है डिप्रेशन और मूड डिसऑर्डर्स के होने की, उसको समझते हैं। पहली थ्योरी दी थी साइको एनालिटिकल व्यू, जो कि फ्रॉइड का व्यू था। इसने कहा, फ्रॉइड के हिसाब से डिप्रेशन एक एंगर टर्न्ड इनवर्ड होता है, राइट। जैसे कि आपको बताता हूँ, एक मेल की एक इमेज होती है, राइट। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हमको गुस्सा ना करने दिया जाए तो हम क्या है, वो गुस्से को अपने अंदर ले लेते हैं, राइट, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो उसने क्या कहा, फ्रॉइड ने क्या कहा, अगर मेरा गुस्सा मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर रहा हूँ, चाहे मेल और फीमेल हो, वो डिप्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज साइको एनालिटिकल व्यू। और ही सेड, चाइल्डहुड में लॉस ऑफ पेरेंट्स, रिजेक्शन या निग्लेक्टेड होने पर इंटरनलाइज गिल्ट होता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो ये उससे भी हो जाता है। एंड लास्टली ही सेड, अनरिजॉल्व्ड कॉन्फ्लिक्ट्स या अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट्स और सप्रेस्ड इमोशंस की वजह से, अगर मेरा कोई मुझे काम था करने को, एंगर हो गया, कोई इमोशन से सप्रेस करा जाए और वो अंदर ही रहता है, उसकी वजह से भी मुझे डिप्रेशन या फिर मूड डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का जिसे बचपन में माँ छोड़ के चली गई, बड़े होकर रिलेशनशिप में गिल्ट और सैडनेस फील करता है और एक डिप्रेसिव फेज फील करता है। तो इसको कहते हैं हम साइको एनालिटिकल व्यू। सेकेंड थ्योरी ऑफ मूड डिसऑर्डर इज फॉर लर्निंग थ्योरी। जैसे मैंने बताया, एक कॉन्सेप्ट है बिहेवियरल व्यू, जिसमें हम कहते हैं कि हमें अगर बार बार कोई नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिले, हमें बार बार फेलियर मिले, हमें बार बार लॉस मिले, तो हम क्या करते हैं, उसको कॉन्सेप्ट कहते हैं लर्न्ड हेल्पलेसनेस। तो मैं सोचने लग जाता हूँ कि यार मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल ही नहीं पाऊंगा, राइट। वो हम लर्न कर लेते हैं अपने दिमाग में, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक सेलिगमैन ने एक कॉन्सेप्ट निकाला लर्न हेल्पलेसनेस का, जिसमें एक डॉग को एक केज में रखा गया। जब जब वो डॉग बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, उसको करंट लगता था। उसने वो रिपीट करा बार बार, 10 बार, 12 बार। पर क्या हुआ, जब वो स्विच को उससे करंट हटाया गया और उसको एक दरवाज़ा खोला गया, तब भी वो डॉग उसके अंदर ही रहा। उसने ट्राई ही करना छोड़ दिया, क्योंकि उसको लर्न हेल्पलेसनेस हो गया, राइट। तो लर्निंग थ्योरी या बिहेवियरल थ्योरी क्या कहती है कि आप लर्न करते हो अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से, राइट। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट बार बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहा है, 4 साल, 5 साल, 6 साल, हर बार वो फेल हो जाता है। फिर वो सोचने लग जाता है, चाहे कितनी भी मेहनत कर लूँ, मेरा रिजल्ट तो फेलियर ही आएगा, कुछ बदलेगा ही नहीं। ये होता है लर्निंग थ्योरी और बिहेवियरल व्यू ऑफ मूड डिसऑर्डर। देन बात करते हैं तीसरे चीज की, वो होता है कॉग्निटिव व्यू। कॉग्निटिव व्यू जो कि एरन बेक ने दिया था, वो कहता है कि हमारे थिंकिंग पैटर्न्स की वजह से हमें, या थिंकिंग कॉग्निशंस की वजह से हमें डिप्रेशन या फिर मूड डिसऑर्डर होता है। मतलब अपने आप को लोग क्या बोलते हैं, अपने पास्ट की वजह से मैं यूजलेस हूँ, मुझे कोई समझता ही नहीं है, दुनिया अनफेयर है क्योंकि उसको अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, लव हमेशा धोखा देता है क्योंकि उसकी कभी रिलेशनशिप ही नहीं बनी, राइट। तो फ्यूचर को होपलेस मान लेना,
वो हम थिंकिंग पैटर्न्स बना लेते हैं अपने दिमाग में, राइट? ये डिस्टॉर्टेड थॉट्स की वजह से डिप्रेशन और मूड डिसऑर्डर्स होते हैं। एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय अपनी एक जॉब में मिस्टेक के बाद सोचने लगता है मैं यूजलेस, उसको बॉस उस मिस्टेक के बाद डांटता भी है, उसके बाद वो सोचने लग जाता है मैं यूजलेस हूँ, दुनिया अनफेयर है, मेरा फ्यूचर खत्म है, मुझे कोई जॉब नहीं देगा, राइट? तो ये क्या होता है, हम कॉग्निटिव थ्योरी के अपने थॉट्स बना लेते हैं, राइट? एंड लास्ट फैक्टर, फोर्थ फैक्टर क्या होता है डिप्रेशन या फिर मूड डिसऑर्डर के लिए, क्या रीजन होता है होने का? बायोलॉजिकल फैक्टर, राइट? बायोलॉजिकल फैक्टर मीन्स आपको कभी सर पे चोट लगी हो या फिर आपको जेनेटिक हो, बिकॉज 50% ऑफ टाइम मोस्ट ऑफ द डिसऑर्डर्स जेनेटिक भी होते हैं, राइट? 50% चांसेस होते हैं या वो जीन्स आए होंगे, आपके पेरेंट्स आए होंगे, और 50% एनवायरमेंटल फैक्टर होते हैं, राइट? तो लो सेरोटोनिन होना, न्यूरोपेनेफ्रेनाइन और डोपामिन मूड डिसऑर्डर्स, राइट? इन सब के न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस से भी आपको मूड डिसऑर्डर हो सकता है, राइट? अगर फैमिली में डिप्रेशन या बाइपोलर डिसऑर्डर है तो उसका रिस्क आप में होने पे बढ़ जाता है, राइट? ब्रेन स्ट्रक्चर, जैसे मैंने बताया, किसी एक्सीडेंट के बाद आपका न्यूरोट्रांसमीटर कम हो गया, डोपामिन या फिर और ट्रांसमीटर्स कम हो गए, ब्रेन का स्ट्रक्चर आपका चेंज हो गया उस एक्सीडेंट के बाद, उससे आपको डिप्रेशन या चीज़ें हो सकती है। एंड लास्टली हार्मोनल इम्बैलेंस, जो कि आपके थायराइड प्रॉब्लम, कॉर्टिसोल लेवल हाई रहना, राइट? इन सब चीज़ों से भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक फैमिली में फादर को बाइपोलर डिसऑर्डर था और उनके बेटे में भी सिमिलर मूड स्विंग्स डेवलप हो गए, राइट? सो आपके देखिए, दीज आर द बायोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ मूड डिसऑर्डर। लास्ट होता है सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर, जॉब प्रेशर होना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होना, टॉक्सिक रिलेशनशिप में होना, राइट? या फिर क्रॉनिक चाइल्डहुड ट्रॉमा, अगर आपका अब्यूज हुआ है चाइल्डहुड में, आपको पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला है, निग्लेक्ट मिला है, राइट? आपका कोई सोशल सपोर्ट नहीं है, आपके फ्रेंड्स नहीं है, आपको फैमिली सपोर्ट नहीं करती है, आपको लोनलीनेस सताती है, राइट? या फिर मेजर लाइफ इवेंट्स हो गए, जॉब लॉस, डाइवोर्स हो गया, आपने किसी लव्ड वंस को खोया है। सो ऑल दीज लीड्स टू एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे मैंने बताया 50% आपके जेनेटिक्स हो गए, बायोलॉजिकल हो गए, 50% एनवायरमेंटल फैक्टर। अगर ये चीज़ें हो रही हैं देन यू आर मोर प्रोन टू डेवलप योर मूड डिसऑर्डर्स। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्किंग वुमेन जो का जॉब का प्रेशर था, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और टॉक्सिक मैरिज की वजह से उन्हें क्रॉनिक डिप्रेशन हो गया। लास्ट में बात करते हैं कि जो डिसऑर्डर्स हमने डिस्कस करे हैं उनको ट्रीटमेंट क्या होता है, राइट? पहली ट्रीटमेंट होती है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जो कि आपको मेडिकेशंस आपका साइकेट्रिस्ट दे सकता है। पहले होते हैं हमारे एंटी डिप्रेसेंट्स, जो कि डिप्रेशन या फिर आपका डाइस्थीमिया को ट्रीट करते हैं। इसमें ड्रग्स इंक्लूड होते हैं आपके SSRIs या SNRIs, जो कि आपके सेरोटोनिन लेवल्स को बैलेंस में लेके आते हैं। फिर होते हैं मूड स्टेबलाइजर्स। सो बाइपोलर डिप्रेशन के केसेस में डॉक्टर्स और साइकेट्रिस्ट आपको लिथियम या वेलप्रोएट की मेडिकेशन देते हैं। एंटी साइकोटिक्स भी कुछ केसेस में होता है, जहाँ पे कि मेनिया या फिर आपका बाइपोलर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। अगर मेडिकेशंस काम नहीं आती या फिर सुसाइडल टेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाती है तो हम देते हैं इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। सो इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी क्या होती है? आपको कुछ एक सर्टेन लेवल का इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, अगर ये बहुत ज़्यादा हाई लेवल के पेशेंट्स में ही पाया गया है, राइट? जब मेडिकेशंस काम करना बंद कर देती हैं या फिर पेशेंट ज़्यादा सुसाइडल हो जाता है। और आजकल लोग RTMS या फिर ब्रेन सिमुलेशन से भी ये डिसऑर्डर्स ट्रीट करते हैं। सेकेंड चीज़ हो गई थेरेपी, राइट? सो क्या क्या थेरेपी हमारे जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट या फिर काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, क्या लगाते हैं? CBT, दैट इज कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो कि आपकी नेगेटिव सोच को आइडेंटिफाई करके चेंज होती है, राइट? उसके बाद इंटरपर्सनल थेरेपी होते हैं, रिलेशनशिप ऑफ लाइफ चेंजेस में फोकस करना। फिर होती है डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी, इमोशनल रेगुलेशन सिखाते हैं आपको और कोपिंग स्किल्स में डेवलप करते हैं। देन सम ऑफ द पीपल ऑल्सो, काउंसलर्स ऑल्सो यूज माइंडफुलनेस बेस्ड CBT। एंड लास्टली साइको एजुकेशन, पेशेंट और फैमिली को डिसऑर्डर और साइंस को समझना और प्रोसेस करना, राइट? हमारा भी मेन मोटिव यही है कि आपको मेंटल हेल्थ से रूबरू कराया जाए, आपको अवेयरनेस दी जाए, ताकि आपकी फैमिली फ्रेंड्स में कोई भी इश्यूज आए तो आपको सही से उसके केसेस को सॉल्व कर सकें, राइट? और रेफर कर सकें। थर्ड चीज़ आप कैसे कोप अप कर सकते हैं वो होते हैं आपके लाइफस्टाइल और सपोर्ट सिस्टम। रेगुलर एक्सरसाइज करना मूड को लिफ्ट करता है, राइट? दूसरी चीज़ है अपनी डाइट को, आपको एक सात्विक डाइट, हेल्दी फूड खाना चाहिए, राइट? और अपना स्लीप पैटर्न सेम रखना चाहिए, 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप।
राइट। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए आप योगा, मेडिटेशन, रिलैक्सेशन टेक्निक्स कर सकते हैं। और पेशेंट को फैमिली थेरेपी, राइट, आपके फैमिली को देना, फैमिली थेरेपी, राइट, और सपोर्ट ग्रुप्स का पार्ट होना चाहिए। सो बेस्ट अप्रोच क्या होती है मूड डिसऑर्डर को ट्रीट करने की? आपको मेडिकेशंस लेना, थेरेपी लेना और सपोर्ट ग्रुप का पार्ट लेना, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस लेके आना, एक्सरसाइज करना, सपोर्ट ग्रुप का पार्ट लेना, अपनी डाइट सही करना, अपना स्लीप पैटर्न सही करना। अगर ये तीनों चीज़ें आप लेके आते हैं तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ जो मैंने आपको बताए, जेके राउलिंग हो गए, हनी सिंह हो गए, दीपिका पादुकोण हो गए, कपिल शर्मा हो गए, इन सब लोगों ने इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही अपने मूड डिसऑर्डर्स को सही करा है, राइट। तो आप भी अप्रोच अपना सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो से जो मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स हमने आज डिस्कस करे, मूड डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, बाइपोलर, साइक्लोथीमिया, डायसीमिया, समझ आया होगा। उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, उसके क्या कॉजेज होते हैं, उसके क्या ट्रीटमेंट टेक्निक्स होती है। लाइक करिए, शेयर करिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ, ताकि वो मेंटल हेल्थ के बारे में और अवेयर हो सकें, राइट। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को आस्क लाइफ विद अनमोल टू गेट मोर सच वीडियोज ऑन करियर, रिलेशनशिप एंड साइकोलॉजी। खुश रहिए और ग्रो करते रहिए।